हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, विश्वास मानिएगा, अगर आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किया जाता है बिल्कुल पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया गया है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 50 देखने को मिलेगी आपको। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताएं आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसरो का पूरा नाम बता दीजिए आप लोग। चलिएगा भाई, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? और साथियों डबल स्टार लगाएं, इसरो से जो है पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। चलिए, तो दोस्तों इसरो जो है आप जानते हैं ये इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहां से भी सवाल पेपर में बन चुका है, बताएं। सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर बताइएगा। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जो है पूछा गया है कि कहां पर स्थित है। आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की। तो साथियों इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सीधा पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, या आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों एक ही प्रश्न है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। यहाँ से भी पेपर में सवाल बन चुका है, हल्के मत लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। चलिए, सार्क का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप यहां पर बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सार्क की स्थापना की। दोस्तों सार्क की स्थापना जो हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सार्क का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल बन चुका है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे काठमांडू में। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें। भारत में प्रथम अंग्रेजी बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी बताइए। सवाल नंबर यहां पर आपके सामने है चौथा, उत्तर आप लोग बताएं। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं सूरत ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, पहली अस्थाई फैक्ट्री जो है 1613 में सूरत में स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो आपका जो बी विकल्प दिया गया है यहां पर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था बताइए। सवाल नंबर 5 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा सब लोग। पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया था? वो है साथियों आपका चार्टर एक्ट 1813। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा जो है शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है चार्टर एक्ट 1813, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सभी को पता होगा भाई, आंसर दे दीजिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया?
तो भाई बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए? ईसाई प्रभावित हुए थे कि दलित या ग्रामीण या नगरीय मध्यम वर्ग के लोग? बताइए राइट आंसर क्या है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। साथियों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं साथियों, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी गई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए थे? तो नगरीय मध्यम वर्ग के लोग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखें। दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार से सर्व प्रमुख कौन था? स्थानों का आरक्षण, सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता, राजनीतिक आधार। सवाल नंबर 8 का उत्तर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक शक्ति ही वह चाबी है जिससे दलितों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक है भाई, क्या भाई इनका मानना था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक शक्ति ही वह चाबी है जिससे दलितों की समस्याओं का जो है समाधान हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं राजनीतिक अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग डी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जो है संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है और निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर आप लोग बताइएगा। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, महात्मा गांधी के अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, साथियों इसका जो है मुख्य नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आप जानते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। ठीक है, तो सरदार की उपाधि साथियों इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की जो महिलाएं थी इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, और साथियों यह जो है यह टैक्स वृद्धि के विरुद्ध एक किसान आंदोलन था। यानी जो बारदौली सत्याग्रह था यह जो है टैक्स वृद्धि यानी लगान वृद्धि के विरुद्ध जो है एक किसान आंदोलन था। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। सवाल नंबर 10वां देखिए। लाला हरदयाल किससे संबंधित थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। लाला हरदयाल जो है किससे संबंधित थे? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं गदर पार्टी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 11। भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? सवाल नंबर 11 का उत्तर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। साथियों इन्होंने जो है देश के चारों कोनों में मठ स्थापित किए। ठीक है, दक्षिण में आप देखेंगे श्रृंगेरी है, क्या? दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और पूरब में देखेंगे आप लोग पुरी मठ। ठीक है, और पश्चिम में देखेंगे द्वारका मठ, और उत्तर में देखेंगे बद्रीनाथ मठ। ठीक है, तो शंकराचार्य ने जो है भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। सवाल 12 देखिएगा। दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया? भाई लास्ट में स्कोर आप जरूर बताइएगा। इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने सवालों को सही किया जरूर बताएं। दिल्ली चलो का आह्वान जो किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत निम्नलिखित में से जो है किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। कपास, तांबा, चाय, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं।
चलिए फिर राइट आंसर क्या है, आप सभी दोस्त उत्तर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं अभ्रक ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है और आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला, कौन सा, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला जो है अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो लोग जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उत्तर बताइएगा। यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? रूर, राइन, म्यूज, वोल्गा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। सभी प्यारे साथी आंसर करें। यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी जो है कौन सी है, वो है आपकी राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? बताइए, मानचित्र का पैमाना जो है क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। अक्षांश और देशांतर की स्थिति को, दिशा का निर्धारण को, वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात, ऊंचाई और ढाल की दिशा को। बताइएगा। तो आप सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मानचित्र का जो पैमाना होता है साथियों, ये वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के बीच का अनुपात दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। व्यापारिक पौने किस क्षेत्र में चलती हैं? बताइए, व्यापारिक पौने जो है किस क्षेत्र में चलती हैं? राइट आंसर आपका क्या है बताएं। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उपोष्ण उच्च दाब पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? बताइए, टैगा, तराई, सुंदरवन, सदाबहार वन। 17 का आंसर बताएं। गंगा के डेल्टा में जो है कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं दोस्तों, यह विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है बनाती हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं सुंदरवन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदर वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3rd जो दिया है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश जो है भारत से गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय वृत्त। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिएगा, चलिए सभी लोग आंसर दे दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी साथियों को पता है कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हैं साथियों जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। साथियों, कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? स्वतंत्रता के सिद्धांत, विधि के सिद्धांत, नैतिकता के सिद्धांत, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप बताएं। चलिए, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये साथियों आप देखेंगे, जो जातीय भेदभाव है ये आपका सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, अनुच्छेद 17 भी याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत यानी अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस उपकरण से ध्वनि तरंगों के प्रयोग द्वारा समुद्र की गहराई नापी जाती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करें।
राइट आंसर क्या है बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं सोनार ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 है। हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है बताइए। 21 का उत्तर बताएं। हड्डियों में जो है फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? तो भाई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सभी को पता है हड्डियों की मजबूती के लिए जो है विटामिन डी की जो है आवश्यकता होती है। और साथियों दांतों का जो इनेमल होता है, जो दांत का इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर हिस्सा किसे कहा जाता है, तो दांत का जो इनेमल होता है, इनेमल, ये सबसे कठोर हिस्सा होता है शरीर का। ठीक है, तो भाई हड्डियों में जो है फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है बताइए। 22 का आंसर करेंगे। चलिए भाई, अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी साथी जा रहे हैं क्लोरीन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह जो है आंखों में जलन पैदा करती है और जिससे जो है आंसू निकलने लगते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा अश्रु गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, आप जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड कैसा बैंक है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय पूछा गया है पेपर में, आप लोग बताएं। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर विकास बैंक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों शिवरामन समिति की सिफारिश पर करी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी, तो ध्यान रखें शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है करी गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कैसा बैंक है? एक प्रकार का विकास बैंक है। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है बताइए। 24 का आंसर करें। यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी IMF, क्या भाई? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में करी गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC में स्थित है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा दोस्तों कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। ठीक है भाई, तो विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? वो है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि या IMF। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी? 25 का उत्तर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? 26 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर अर्जिमोन पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों सरसों के तेल में जो है
आर्जीमोन तेल की मिलावट से जो है ड्रॉप्सी नामक जानलेवा बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स किसमें पाई जाने वाली कोशिका होती हैं? बताइए, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो है किसमें पाई जाने वाली कोशिका होती हैं? तो ये साथियों आपका मस्तिष्क में। ऑप्शन थर्ड जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप करेंगे यहां पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में जो है रुधिर वर्षा या ब्लड रेन होती है? तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा इटली में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, सहारा मरुस्थल से जो है, सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलने वाली गर्म हवा जिसका नाम है सिराको। क्या? सिराको। याद रखिएगा दोस्तों, सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलने वाली गर्म हवा सिराको जो है अपने साथ लाल रेत लाती है। जब यह जो है साथियों भूमध्य सागर पार कर इटली में वर्षा करती है तो रेत के कारण वर्षा का रंग जो होता है लाल दिखता है और इसे ही रुधिर वर्षा कहा जाता है, इसे ही ब्लड रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इटली। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में जो है जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? बताइए। मरुस्थल में, घास के मैदान में, बर्फ से ढका पहाड़, उष्णकटिबंधीय वन। 29 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ साथियों वर्षा भी ज्यादा होती है और तापमान दोनों मतलब उच्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहाँ पर जैव विविधता जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन 4 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखें, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? बताएं। राजाओं की घाटी कहां पर अवस्थित है? वैली ऑफ द किंग। तो ये साथियों आपका मिस्र यानी इजिप्ट में, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव कान किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं? 31 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, हेल्प आपको यहाँ पर 100% मिलेगी। 31 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो मानव कान की जो सुनने की क्षमता होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है सुनने की क्षमता। अगर इससे ज़्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि अगर होगी तो भाई सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बताइए, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार जो है भाई कौन थे? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, ये संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसको याद रखें। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जाता? किसान की फसल की आय, एक शिक्षक का वेतन, घरेलू महिला द्वारा किया गया कार्य, एक डॉक्टर की फीस। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताएं। चलिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जाता है? वो है साथियों आपका घरेलू महिला द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को गिना जाता है जिनका जो है बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, लाल क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। 34 का उत्तर करें, लाल क्रांति का संबंध किससे है? सभी लोग उत्तर कर दीजिएगा।
जो लोग जा रहे हैं मांस उत्पादन ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित होता है लाल क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति आप जानते हैं दूध से संबंधित होता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, याद रखिएगा। और नीली क्रांति आप जानते हैं मत्स्य पालन से संबंधित होता है। ठीक, और रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति जो है ये आपका अंडा उत्पादन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिटी ऑफ 7 हिल्स का दूसरा नाम क्या है? चलिए, सिटी ऑफ 7 हिल्स का दूसरा नाम क्या है? ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। यानी 7 पहाड़ियों का नगर भाई किसे कहा जाता है? तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर इटर्नल सिटी, सिटी ऑफ 7 हिल्स का दूसरा नाम क्या साथियों? इटर्नल सिटी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 7 पहाड़ियों का नगर जो है साथियों, रोम यानी इटली को कहा जाता है। किसे? रोम यानी इटली को कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सवाल पूछे कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम यानी इटली को। ये सवाल पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताइए। 36 का आंसर यहां पर आप करेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बात करें अगर हम मौलिक कर्तव्य की, तो आप जानते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, और आप देखेंगे दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आप देखेंगे भाग 4 क में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, भाग पूछेगा तब आप कहेंगे 4 का, अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहेंगे 51 का। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो है आपका 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। कितने? 11 जो है मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? बताइए। यहां पर एक तरफ दिया है भाई वाद्य यंत्र और एक तरफ दिया है उसके वादक, इसमें मिलान कौन सा सही नहीं है आप बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। रविशंकर जो है साथियों सितार से संबंधित है, आप जानते हैं। और आर के नारायण एक उपन्यासकार हैं। ठीक है, और कैफी आजमी जो है एक कवि हैं। लेकिन दोस्तों जहां यहां पर दिया है एम एफ हुसैन तबला वादक, ये आपका गलत है। ठीक है, एम एफ हुसैन भाई कौन है? एम एफ हुसैन के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए, ये एक चित्रकार हैं। क्या भाई? एम एफ हुसैन जो है एक चित्रकार है, ना कि तबला वादक है। ठीक है, तो बी ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखें, रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? बताइए। रामायण दर्शनम के लेखक कौन है? 38 का आंसर करें। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, केवी पुताप्पा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। रामायण दर्शनम जो है यह कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक हैं केवी पुताप्पा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ? चलिए, 39 का आंसर करें। भरतनाट्यम की बात करें ये कहाँ का है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली की बात करें ये आपका केरल राज्य का है। उड़ीसी की बात करें ये आपका उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है, तो जो लोग 3rd ऑप्शन पर गए हैं कुचिपुड़ी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर, विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? बताएं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी के बारे में हमने आपको बताया कई क्लास में। तो भाई देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी। जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी।
और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में। 42 का उत्तर बताएं। अशुद्ध रक्त जो है हृदय में आता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, दायां अलिंद में। ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है गांधी जी की पहली जन आंदोलनात्मक प्रयोगशाला कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर बताएं। असहयोग आंदोलन को, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन को। सही उत्तर क्या है भाई, बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, चंपारण सत्याग्रह पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये कब हुआ? 1917 में। दोस्तों, यह जो है गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, जो नील की खेती के लिए, जो नील की खेती के खिलाफ जो है था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट है, चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? 1917 में। ध्यान रखें, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का जो है सदन नए सिरे से बनता है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के दोनों सदन, इनमें से कोई नहीं। यानी सवाल आप नहीं समझ पाए होंगे, समझिएगा। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है संसद का कौन सा सदन है जो नए सिरे से बनता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के दोनों सदन, इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिए, संसद के 2 सदन हैं, एक आपकी लोकसभा है और दूसरी आपकी साथियों क्या है? राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे लोकसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं भाई? इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए जो है इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यही सवाल आपसे पूछा है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कौन सा सदन जो है नए सिरे से बनता है? तो वो है आपका लोकसभा। ठीक है, हमने कहा आपसे ये जो है भंग किया जाता है, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ये जो है फिर से बनता है, नए सिरे से बनता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो दोस्तों, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है जो हर 5 साल बाद जो है भंग हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स सूर्य के चारों ओर किनके बीच में घूमते हैं? बताइए। 45 का उत्तर करें। मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सही उत्तर बताइएगा आप लोग। यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं साथियों, यानी एस्टेरॉइड जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच घूमते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड जो है चट्टानी टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ए विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट देखें, धनराज पिल्लई किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? चलिए 46 का उत्तर करें। धनराज पिल्लई जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं हॉकी पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में दलाई लामा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? धर्मशाला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, लासा किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं। लासा जो है किस देश की राजधानी है? तो ये साथियों आपका तिब्बत। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 49 है और इंपॉर्टेंट है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आपकी बार भी आ जाए भाई। देखिए, अनुच्छेद 21(1). ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आप जानते हैं साथियों, इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया। इसके तहत साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखें, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है, अगर आपसे पूछे कि भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 21(a).
ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखें, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 महत्वपूर्ण है। चलिए, भारत का जो है यहाँ पर आप लोग बताइएगा, आंसर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कोलकाता में। विकल्प आपका दोस्तों ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय संग्रहालय जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना जो है 1814 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या आपका जो है 25+ प्रश्न सही हुआ है, ज़रूर बताएं आप लोग। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प आपको 100% मिलेगी। सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं। इनको आप लोग ज़रूर कवर करें। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं। अभी मैराथन क्लास भी होगी, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग साथियों तैयारी में लगे रहें। कोई अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आप हमें 9415768259 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।